वो मेरी राह देखती होगी, वो मेरी राह देखती होगी, फिर उसे नींद आ गई होगी। तुमसे तो इश्क भी नहीं होता, तुमसे तो इश्क भी नहीं होता, तुमसे क्या खाक शायरी होगी। क्या बात है, क्या बात है। ये है हमारे साथ एक यंग, स्मार्ट, डायनेमिक और उभरते हुए सितारे बद्रवा के तौसीफ ताबिश जी। ताबिश इनका तखल्लुस है। उर्दू के साथ मोहब्बत करना और उसके बाद उर्दू को अपनी शायरी में इस्तेमाल करना और लोगों के दिल जीत लेना, ये बात बहुत कम लोगों में होती है। तो आज हम तौसीफ ताबिश जी से मिलने आए हैं बद्रवा में। इनकी शायरी के चर्चे जो है ना पूरे हिंदुस्तान में हैं, और ख़ास तौर पे बद्रवा डोडा में वो कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको जानता ना होगा। तो हम आज इनसे मुलाकात, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि किस तरीके से उर्दू से मोहब्बत आपकी होगी, क्योंकि आज का दौर जो है ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी का है। जो भी माँ बाप भी अगर अपने बच्चे को आजकल सिखाते कुछ हैं तो अंग्रेज़ी सिखाते हैं, कि अंग्रेज़ी में जब वो बोलने लगता है उनको लगता है नहीं ये काबिल हो गया। तो उर्दू के साथ मोहब्बत करना और उर्दू को इस्तेमाल करना शायरी में ख़ास तौर पर, वो कब आपके जहन में आया? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि मैं पहले बचपन से ही थोड़ा मौसीकी के साथ काफ़ी रग़बत थी मेरी। तो जब हम गज़लें वगैरह सुनते थे तो उसमें बेसिकली वो उर्दू गज़लें होती थी, तो उसकी वजह से हमें वो उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत पैदा हुई। और 10th तक चूँकि उर्दू भी पढ़ी हुई थी तो वहाँ पे भी जो उर्दू टेक्स्ट बुक में हमारी गज़लें वगैरह होती थी, मीर साहब, गालिब साहब, तो वो गज़लें भी वो काफ़ी असर उन गज़लों ने भी हम पे बहुत डाया है। और ये जो गज़लें वगैरह हम गाते थे स्टेज परफॉर्मेंस पे, तो उसकी यही ख़ास एक वजह है कि उर्दू के साथ मोहब्बत या उर्दू गज़लों के साथ मोहब्बत पैदा हुई। और ताबिश जी, बद्रवा में ख़ास तौर पे बड़े बड़े शायर जो हैं बद्रवा के रहे हैं उर्दू में, और जिनके नाम पे आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आगे शायरी सीखी। तो आपके आइडियल कौन है जिनके शायरी पढ़ के जो है आपने ये तय किया कि नहीं शायरी जो है इसमें आगे फ्यूचर है? जब हम शायरी में थोड़ा वो इंटरेस्ट पैदा हुई तो यहाँ भी मुशायरे होते रहते हैं, और उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मुशायरे होते थे। यहाँ के जो शोरा थे उर्दू के, ख़ास तौर पर सागर सहराई साहब, सजाद सरमदी साहब, रिंद बदरवाही साहब, अरबी जहन में नाम नहीं आ रहे हैं, तो ये मुशायरे में हम जाते थे तो हम उनको सुनते थे, तो हमारे दिल में भी एक इंटरेस्ट पैदा होती थी कि हम भी यहाँ पे मुशायरा पढ़े, अपनी गज़लें लिखें। तो ये सारे बुज़ुर्ग, फिर उनके साथ उठना बैठना भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो आइडल हैं ये लोकल, ये जो पोइट्स हैं, इनने ज़्यादा मुतासर किया मुझे, क्योंकि इनकी वजह से ही मुझे पता चला कि मुशायरा ये होता है, इसमें ये परफॉर्म करता है, ये गज़ल होती है, ये नज़्म होती है, वगैरह वगैरह। तो इनको आइडल मानता हूँ मैं। तो कुछ लोग जो है ना उर्दू को मज़हब के साथ जोड़ते हैं कि भाई ये इस मज़हब की ज़बान है, वो उस मज़हब की ज़बान है। आपको लगता है कि उर्दू भी किसी की ज़बान है? नहीं, उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ, जब हम बाहर मुशायरा पढ़ने जाते हैं तो वहाँ तो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग गज़ल लिखते हैं, गज़ल कहते हैं और गज़ल गुनगुनाते हैं। तो ये मानना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि एक उर्दू एक ख़ास किसी रिलीजन की ज़ुबान है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो उर्दू के साथ मोहब्बत आपकी है, रग़बत जो आपकी है, उसमें कभी आपको लगा कि नहीं अभी मुझे और सीखना है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और उसके बाद 6 साल आपने जो है शायरी के साथ मोहब्बत की है, तो 6 साल में कितना इम्प्रूवमेंट आपको कब करने की ज़रूरत पड़ी? जी, इम्प्रूवमेंट तो आज भी हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम देखो इंडिया में पूरे हर जगह जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हर जगह मुशायरों में मुझे बुलाया जाता है, और इंडिया के बाहर भी, दुबई से भी मैं वापस आया हूँ। तो अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट जो होता है या किसी भी कोई बंदा होता है, उसे एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मेरे भी उस्ताद मोहतरम जनाब अब्बास ताबिश साहब हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो उनसे गुफ्तगू होती है और हमेशा शायरी के बारे में गुफ्तगू रहती है, उर्दू के बारे में गुफ्तगू रहती है। तो उनसे हमेशा मैं सीखता रहता हूँ। और ऐसे भी कोई भी शायर हो, चाहे वो यहाँ लोकल हो चाहे यहाँ इंडिया में हो,
तो कोई ना कोई एक अच्छी सी बात जब सीखता हूँ मैं, या मुझे लगता है कि मुझे सीखनी चाहिए, तो मैं सीखता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ। तो जो ख़ासतौर पे अब शायरी और मौसीकी की बात की जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो ये एक आम ज़बान है, दोनों की ज़बान एक है। शायद ये चीज़ भी एक ब्रिज बन सकती थी अमन और शांति के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, ऐसा होता भी था। पाकिस्तान के शोरा यहाँ आते थे, यहाँ का इंडिया का क्या, मैं तो पूरी दुनिया का एक लार्जेस्ट एक फेस्टिवल होता है उर्दू के हवाले से, जश्न रेख्ता होता है दिल्ली में। तो उस दिल्ली में वो पाकिस्तान के शोरा आते थे, दुबई के शोरा आते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो पाकिस्तान और इंडिया से माइग्रेंट चले गए वहाँ, तो वो लोग वहाँ यहाँ आते थे उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने। या जितने भी मुशायरे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो वो पाकिस्तान के शोरा आते थे यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि हालात थोड़े ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह, लेकिन ये तो एक ब्रिज है, क्योंकि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखते हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जहाँ मिसाल के तौर पर दुबई हम जाते हैं या अमेरिका में कहीं मुशायरे होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं इंडिया के भी शोरा होते हैं और पाकिस्तान के शोरा होते हैं शायरी में। या हम फेसबुक पे कोई पोस्ट चढ़ाते हैं, हमारे मैक्सिमम फ्रेंड्स पाकिस्तान से होते हैं, तो वहाँ ये जो एक आर्टिस्ट होता है उसके दिल में कोई ये भेदभाव नहीं है, कोई हम किसका बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो ये एक ब्रिज है, बिल्कुल है। और हम हमेशा यही दुआ करते हैं, हम पाकिस्तान के दोस्तों से बात करते हैं या इंडिया के दोस्तों से बात करते हैं, तो उनमें भी यही है, एक अमन का एक मैसेज है, पैगाम है। तो एक शायर जब सोचता है किसी भी चीज़ पे, कोई शेर लिखने का या गज़ल लिखने का या कोई भी चीज़ लिखने का जब सोचता है, तो उसकी दिमाग में सबसे पहले चीज़ क्या आती? शायरी ये जब सोचते हैं तो एक थोड़ा एक माहौल होना चाहिए, थोड़ा एक तन्हाई होनी चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो फिर उन एस्पेक्ट्स को थोड़ा वो टच करने की कोशिश करते हैं। जी। तो कभी ऐसा, क्योंकि शायर बदनाम इसलिए इस लिहाज से होते हैं कि कहते हैं कि भाई इनको मोहब्बत हो जाती है लड़कियों से, या ज़्यादातर जो तशबीह उन्हीं से दी जाती है, तो कभी ऐसा आप स्मार्ट भी, हैंडसम भी हैं ज़्यादा, तो कभी प्रपोजल्स आए शायरी करते करते, यहाँ आपकी शायरी में कभी कोई बंदी जो है मोहब्बत में टूट पड़ी आप पे? मैंने आपसे पहले ही 1-2 कपलेट जो शेर सुनाए थे कि तुमसे तो इश्क भी नहीं होता, तुमसे क्या खाक शायरी होगी। तो मोहब्बत, ये जो रोमांस है, ये शायरी में होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। या वो राहत साहब ने कहा है कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो ये लव, रोमांस, ये शायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, ऐसा है, बहुत बार ऐसा हुआ है, काफ़ी फीमेल्स फॉलोअर्स बहुत सारी इंडिया में हैं जो कि मैसेज वगैरह करती हैं और अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती हैं। जी। तो ये जो आपने कहा प्यार और मोहब्बत की बात की, तो शायरी में कोई ऐसा शेर आपके पास है अपना, जिस शेर से जो है कभी कोई लड़की जो है टूट? क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि जिन लोगों ने कभी उर्दू पढ़ी भी नहीं होती है, लेकिन जब वो सुनते हैं तो उनको मोहब्बत हो जाती है इस ज़ुबान से। तो कभी ऐसा कोई वाक़ा हुआ कि आपने शेर पढ़ लिया और आपको उसका प्रपोजल आ गया? मेरी 1-2 गज़लें जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई हैं, तो उनकी वजह से मुझे मैसेजेस आते हैं, सर ये गज़ल जो है इसकी वजह से हमें बूस्ट मिलता है, ऐसी गज़लें लिखा करें आप। जो मोस्टली मैं नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ऐसी मैसेजेस करते हैं कि सर इनकी वजह से, आपकी वजह से हम लिख रहे हैं, आपकी वजह से हम उर्दू सीख रहे हैं। और कभी कभी मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर उर्दू कहाँ से सीखें। फिर मैं थोड़ा उनको चीज़ें बताता हूँ, कोई बुक्स प्रेफर करता हूँ, या उनको कोई ऐप, आज जितनी रेख्ता की ऐप है, बहुत सारी ऐप है जहाँ से आप उर्दू बेसिक्स सीख सकते हैं, तो मैं उनको फिर वो प्रोवाइड करता हूँ चीज़ें। तो ये बहुत सारी एक अच्छी चीज़ है। नहीं, आप कोई ऐसी गज़ल जो आपकी सबसे, मतलब जिससे मोहब्बत हो जाती है लोगों को? मैंने एक वो गज़ल कही थी, काफ़ी वो यंग जो जनरेशन है काफ़ी वहाँ पे फेमस हो गई थी। उसका मतलब है कि नज़र से मिलाना बहुत ज़रूरी था, नज़र से मिलाना बहुत ज़रूरी था, हमारा वजद में आना बहुत ज़रूरी था, किसी ने पूछ लिया था गज़ल के बारे में, किसी ने पूछ लिया था गज़ल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत ज़रूरी था, यहाँ तो मान रहे थे सभी खुदा तुमको, यहाँ तो मान रहे थे सभी खुदा तुमको,
तुम्हारा सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात, तुम्हारा सामने आना बहुत ज़रूरी था। हम भी कोशिश करेंगे किसी को हम सामने ला पाएँ इनके, और ये उनके ऊपर कुछ अक्कासी कर पाएँ। लेकिन शायर जो है ना, शायर लोग कुछ बदनाम भी होते हैं। बदनाम इस तरीके से होते हैं कि वो सिचुएशन को बोल भी देते हैं हुक्मरान के सामने, और हुक्मरान को अगर समझ आ गई तो आ गई, लेकिन जो पब्लिक को उनको नहीं समझ आ जाती है ये शेर किस तरफ जा रहा है। तो ये जो खूबी शायर में होती है, ख़ास तौर पे बड़े बड़े शायरों में ये खूबी आई है। उन्होंने वो नज़में लिखी और वो रेवोल्यूशन बन के जो है बाद में इस्तेमाल की गई हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से शायर खूबसूरती से तीर भी मार लेता है, कत्ल भी कर देता है और चर्चा भी नहीं होता है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शायरी है ये इशारों, शायरी का नाम जो है वो इशारों में बातें करना है। तो कोई भी शेर एक जो ऑडियंस समझ लेती है उसका मतलब, और ऑडियंस और कुछ समझ लेती है, एक बंदा और कोई समझेगा, और जो शायर होता है उसका और ही कोई मतलब होता है। तो ये इशारों में बातें करनी होती है। तो ये जो हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल शायरी होती है, बहुत सारी आजकल ट्रेंडिंग भी चल रही है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो हैं वो हमेशा झूठ कहते हैं या कुछ भी। मैं उस हवाले पे बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ कभी मैंने लिखा भी नहीं है, कोई एक शेर भी नहीं कहा है। तो लेकिन हम देखते रहते हैं, हमारे जो सीनियर शोरा हैं, जैसे राहत साहब थे, अल्लाह उनको मगफिरत अता करे, मंजर भोपाली साहब हैं, एक बहुत बड़े शायर हैं इंडिया के, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल शायरी करते हैं, तो काफ़ी नाम भी कमाते हैं। तो वो लोगों को अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। लेकिन आजकल थोड़ा और दूसरा ट्रेंड भी, आज रोमांटिसिज्म ज़्यादा है। आज देखते हैं हम इंडिया पाकिस्तान के जो यंग पोइट्स हैं तो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वो रोमांटिक शायरी करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तो यंग जनरेशन को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनली अटैच्ड हैं काफ़ी आज ये जो लव वगैरह के लिए, तो वो उनको वो शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे अगर किसी ने शायरी करनी है तो बेसिक टिप्स क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें क्या बेसिक्स होती हैं जो एक किस्म का अदब है शायरी का, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें तो यंग शायर ख़ास तौर पे जो बनना चाहते हैं उनको तो मदद मिलेगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं, बस यही क्वेश्चन, सर हमें भी प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें भी बड़ा शायर बनना है, हमें भी हर इंडिया में हर कहीं परफॉर्म करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही एक टिप देना चाहूँगा कि आप पहले शायरी को पढ़ें। शायरी जो पोइट्स हैं, क्लासिकल पोइट्स, उनको पढ़ें, फिर मॉडर्न पोइट्स को पढ़ें और शायरी को अपने ज़ात के अंदर उतारें, शायरी को समझने की कोशिश करें। क्योंकि शायरी में भी एक ग्रामर होता है, एक तो थॉट्स होता है, एक थॉट कोई भी जहन में आता रहता है, लेकिन उसको फिर उस ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है, वो आपने सीखना है, वो आपको बेसिक्स सीखनी है शायरी की। जैसे एक गाड़ी में एक 4 टायर होते हैं एक गाड़ी में, अगर हम एक टायर निकाल दे तो 3 टायर पे गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही शायरी के कुछ बेसिक्स होते हैं, तो उन बेसिक्स को सीखना पड़ेगा आपको, तब जाके वो शायरी आप कर सकते हैं। या वो आप फिर लोग कह सकते हैं, या कोई जो उर्दू जानने वाला हो वो ये कहेगा कि यार ये शेर कह रहा है, तो ये आपको बेसिक्स सीखनी पड़ेंगी। तो इनका भी यही कहना है कि बेसिक सीखनी पड़ेंगी। अब हमसे पूछेंगे कि राहत इंदौरी जी का तो आपने सुना होगा किस तरीके से निधन उनका हो गया और इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन उनके लिए कोई आप डेडिकेट करना चाहें अपनी तरफ से शेर, बिकॉज जिस तरह के शायर वो थे, शायद अभी साउथ एशिया में उतने बड़े शायर अभी कोई नहीं है। राहत इंदौरी साहब की मैं बात करूं तो वो मुझे लगता है कि अहमद फराज के बाद सबसे मोस्ट पॉपुलर पोइट हैं पूरी दुनिया में। वो जहाँ जहाँ भी जाते थे झंडे गाड़ के ही आते थे। और मैंने एक बार देखा है, दिल्ली में एक मुशायरा था, मैं उस मुशायरे में पार्टिसिपेट कर रहा था, 7 लोग थे। तो जब राहत साहब आए तो उनके लिए कोई 2-3 मिनट सीटियाँ बजने लगी, वो लोग तालियां, खड़े होकर स्टैंडिंग एवेशन। अब काफ़ी वो अलील भी थे, घुटनों के ऑपरेशन और शुगर, काफ़ी उनको हमेशा 1-2 बार होटल में उनसे मुलाकात हुई तो वो इंसुलिन वो लेके ही चलते रहते थे। अब उनके बेटे जो सतलुज राहत हैं वो उनको स्टेज पे पहुंचाने में उनकी मदद करते थे। तो राहत इंदौरी साहब तो बहुत बड़े आइडल रहे मेरे लिए, क्योंकि जब यूट्यूब हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ तो यूट्यूब पे जब उनकी वीडियोस देखते रहते थे हम सोचना शुरू किया उन्हीं की वजह से कि यार हमें भी लिखना चाहिए।
और हम ज़्यादातर, मैं खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं देखता था राहत साहब कभी दुबई में मुशायरा पढ़ रहे हैं, कभी अमेरिका मुशायरा पढ़ रहे हैं, कभी कतर मुशायरा पढ़ रहे हैं, कभी कुवैत जा रहे हैं। तो मेरे दिल में भी एक पैशन जागा कि अगर राहत साहब इतनी मेहनत करके जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं उनका जो है, राहत साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू के लिए, तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत अता करे और करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो कोई शेर उनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं? शेर तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी जहन में एक दो शेर मैं सुनाता हूँ कि कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, सबने तुझको थोड़ा थोड़ा देखा है। तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुमने पानी पीकर दरिया देखा है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। तो ताबिश जी, आगे आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि बद्रवा इतना खूबसूरत, ऑलरेडी आप भी इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। इतने खूबसूरत शायर को देख के अगर आप शेर ही बोल दें तो वहाँ पे कत्ल हो जाते होंगे, तो वो आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शेर भी बड़ा मशहूर था। तो आखिर पे आप हमारे दर्शकों को ख़ास तौर पे कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जिस दौर ने जो है हमसे राहत इंदौरी जी को छीना है, तो आप इसमें ख़ास तौर पे बच्चों को, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आखिर पे उसके बाद जो है ना, एक गज़ल जो है, आप जो आपकी अच्छी गज़ल है वो आप दर्शकों को सुनाएं। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम आपसे जो है फिर मिलेंगे, नए शायर को लेके, खूबसूरत शायर को लेके आप तक पहुंचाएंगे, और आप भी सीखें शायरी को, उर्दू से मोहब्बत करें। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत उर्दू से करें, हिंदी से करें, किसी भी ज़बान से करें, लेकिन मोहब्बत ज़रूर करें। तो अब ताबिश जी, कोविड के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ये आफत आ गई है हम पर, जिसकी वजह से सब सारे जो लाइफ है वो रुकी हुई है। दुनिया, ये कोई भी शोबा आप ले लें तो एक फुल स्टॉप जैसा लग गया है। हर लोग परेशान हैं। अब तो पहले तो थोड़ा वो लाइटली लेते थे लोग, लेकिन अब थोड़ा सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि जो केसेस भी बढ़ गए और काफ़ी सारे वो डेथ केसेस भी बढ़ गए। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इसको लाइटली ना लें। अब पता नहीं आप ये दर्शक कैसे लेंगे, क्योंकि मैं अभी विदाउट मास्क हूँ और ये चीज़ें बोल रहा हूँ। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सीरियसली लें और अपने घर वालों का, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आसपास के लोगों का, और जो भी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर्स देती है उन पे हम भरपूर उतरें। उनका वो इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, तो उनका हम गवर्नमेंट का ताउन करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन करना चाहिए, तब जाके हम इस आफत से लड़ सकते हैं। तो गज़ल, चलिए मैं एक गज़ल सुना देता हूँ। गज़ल का मतला है कि वो परीज़ाद है ये सबको दिखाना था मुझे, वो परीज़ाद है ये सबको दिखाना था मुझे, सिर्फ एक बार उसे हाथ लगाना था मुझे। वो परीज़ाद है ये सबको दिखाना था मुझे, सिर्फ एक बार उसे हाथ लगाना था मुझे, इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, अपने कदमों का हर एक नक्श मिटाना था मुझे। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, अपने कदमों का हर एक नक्श मिटाना था मुझे, अपनी तैराकी भी करनी थी सभी पर साबित, अपनी तैराकी भी करनी थी सभी पर साबित, और फिर खुद को भी लहरों से बचाना था मुझे। और इसमें ये शेर है कि एक ही अश्क बचा रखा था मैंने आखिर, एक ही अश्क बचा रखा था मैंने आखिर, और उसी अश्क को दिन रात बहाना था मुझे। ये तो मेरा ही हुनर था जिसे इजहार मिला, ये तो मेरा ही हुनर था जिसे इजहार मिला, वरना मुर्शिद ने कहाँ इसमें सिखाना था मुझे। और इस गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है कि
मेरी शोहरत के तगाजे ही अलग थे ताबिश, मेरी शोहरत का रहते हुए नाम कमाना था मुझे। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। क्या बात है।